हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 मैट्रिसेस, मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिसेस होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं या कुछ फंक्शंस हैं, तो उनको हमने एक रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि कुछ फैक्ट्स हैं कि राम इज़ वेयरिंग रेड शर्ट, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन जो है वो या तो कोई नंबर्स की फॉर्म में है या फिर फंक्शंस की फॉर्म में है। तो इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है कि राम के मैथ्स में 2 मार्क्स आए, श्याम के मैथ्स में 5 मार्क्स आए, इस तरह की कुछ नंबर की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है। या फिर फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉज एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कुछ फंक्शंस की फॉर्म में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसे और अच्छे से कैसे समझेंगे, सपोज कीजिए एक क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है। और हमें ये पता है कि ये जो ए और बी हैं इनके हमें मार्क्स पता है। हमें पता है ए के जो मार्क्स हैं मैथ्स में 10 में से 7 मार्क्स आए हैं उसके, इंग्लिश में उसके 8 मार्क्स आए हैं और साइंस में उसके 9 मार्क्स आए हैं। और ये जो बी स्टूडेंट है इसके हमें पता है कि मैथ्स में इसको 6 मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में इसको 5 मार्क्स मिले हैं और साइंस में इसको 8 मार्क्स मिले, ठीक है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल बनाकर। वो तो हम करते ही आ रहे हैं अब तक। कैसे बनाते हैं, यहाँ हमने लिखा स्टूडेंट का नाम इस कॉलम में, फिर अगले कॉलम में हमने क्या लिख दिए, उसके मैथ्स के मार्क्स, और उससे अगले कॉलम में हम लिख देंगे उसके साइंस के मार्क्स, और उससे अगले कॉलम में हम लिख देंगे उसके इंग्लिश के मार्क्स। तो स्टूडेंट ए के मैथ्स में 7, इंग्लिश में 8 और साइंस में 9। स्टूडेंट बी के मैथ्स में 6, इंग्लिश में 5 और साइंस में 8। इस तरह से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम डेटा को और कंसाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये मैट्रिसेस। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो क्योंकि नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम अरेंज कर लेते हैं एक रेक्टेंगल की फॉर्म में। नंबर्स हमने लिख लिए 7, 9, 8, 6, 8, 5, तो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज होगा यहाँ पे, और इन्हें हमने इनक्लोज कर दिया एक स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये बन गई हमारे पास एक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रही है कि स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के मैथ्स में, इंग्लिश में और साइंस में कितने कितने मार्क्स हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से। तो सपोज इस मैट्रिक्स को हमने कह दिया कैपिटल ए, ये मैट्रिक्स है ये। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, कभी कहीं पर भी नंबर्स रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज्ड हैं तो कुछ हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई देंगी, जैसे ये है ना, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रो है। तो ये हमारी मैट्रिक्स की पहली रो 1 कह देते हैं इसको। एक और रो दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम कह देते हैं रो 2, ठीक है। ये क्या है, हमारी रो 1 है और ये रो 2 है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही है मैट्रिक्स में। और क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स भी दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स हॉरिजॉन्टल रोज में भी अरेंज्ड हैं और वर्टिकल कॉलम्स में भी अरेंज्ड हैं। तो एक वर्टिकल कॉलम तो ये है जिसमें 7 और 6 प्रेजेंट है, कॉलम 1। एक वर्टिकल कॉलम ये है, कॉलम 2। एक वर्टिकल कॉलम ये है, कॉलम 3। इस मैट्रिक्स में हमें दिखाई दे रहा है कि 2 रोज प्रेजेंट हैं और 3 कॉलम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी जो रोज हैं वो रोज हमें बता रही हैं कि पहली रो बता रही है स्टूडेंट ए के मार्क्स और दूसरी रो बता रही है स्टूडेंट बी के मार्क्स। तो जो पहली वाली रो है ये रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट ए के मार्क्स कितने कितने हैं, और दूसरी रो रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट बी के मार्क्स कितने कितने हैं। ऐसे कॉलम क्या बता रहे हैं, ये जो पहला वाला कॉलम है ये हमें बता रहा है मैथ्स में कितने मार्क्स, दूसरा वाला कॉलम हमें बता रहा है साइंस में कितने मार्क्स, और तीसरा वाला कॉलम हमें बता रहा है इंग्लिश में कितने मार्क्स, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि रो 1 और कॉलम 1, इसके इंटरसेक्शन पर हमने जो एलिमेंट लिखा है ये एलिमेंट 7, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है स्टूडेंट ए के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं। ऐसे ये 9 हमें क्या बता रहा है, कहाँ लिखा हुआ है ये
फर्स्ट रो में लिखा है और सेकंड कॉलम में लिखा है, तो ये हमें बता रहा है स्टूडेंट ए के साइंस में कितने मार्क्स हैं। ऐसे ये 8 क्या है, स्टूडेंट ए के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं। 6 क्या बता रहा है, स्टूडेंट बी के, क्योंकि सेकंड रो में लिखा है, बी स्टूडेंट वाली रो में, स्टूडेंट बी के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं। 8 क्या बता रहा है, ये स्टूडेंट बी के साइंस में कितने मार्क्स हैं। और 5 क्या है, ये स्टूडेंट बी के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक कंसाइज फॉर्म में एक छोटा सा करके हमने अपने डेटा को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में हमें पता है कि रोज कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ रोज हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 3। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई है मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर है 2/3। ऑर्डर 2/3 अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर हमें क्या बता रहा है, किसी मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। सपोज हमने एक मैट्रिक्स बनाई होती, एक और मैट्रिक्स यहाँ बना देते हैं, 1 2 3 4, कुछ नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर, 0 -5 6 3 8 0 0 1, ऐसे कुछ लिखे हैं। तो इस मैट्रिक्स का हमसे पूछा जाए ऑर्डर क्या है, तो हमें देखना पड़ेगा इसमें कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 लाइंस में अरेंज्ड हैं। तो रोज हमारे पास है यहाँ पर 3, और कॉलम्स कितने दिखाई दे रहे हैं कि ये C1 C2 C3 C4, तो कॉलम्स हैं यहाँ पर 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4। इस ऑर्डर को हम लिखते कहाँ हैं, जो हमने ये मैट्रिक्स बनाई है इसके यहाँ राइट में हम सबस्क्रिप्ट में नीचे यहाँ पर लिख देंगे इसका ऑर्डर 3/4। ऐसे यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम यहाँ पर लिख देंगे सबस्क्रिप्ट में। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। m रोज यानी यहाँ पर एक रो है, नंबर्स लिखे हैं इसमें कुछ, रो 1, फिर एक और रो है रो 2, फिर एक और रो है रो 3, ऐसे करते करते कितनी रोज हैं यहाँ पर, m रोज हैं, mth रो है ये लास्ट वाली। ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं, ये पहला कॉलम C1, फिर दूसरा कॉलम C2, ऐसे ही करते करते लास्ट वाला जो कॉलम है वो कौन सा है, n नंबर का कॉलम है Cn। तो हमारी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा m/n। हम कहेंगे ये m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैट्रिक्स के अंदर जो भी कुछ लिखे होते हैं एलिमेंट्स, जैसे एक मैट्रिक्स बनाई 2 1 3 2, इसके अंदर ये जो नंबर्स लिखे हैं या फंक्शन लिखे हैं, इन्हें हम बोलते हैं ये हैं हमारी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। और इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल लेटर्स से, जैसे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, इनसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं हम, क्या देख सकते हैं हम, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसमें रो 1 और कॉलम 1 में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल a, और सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे, कहाँ प्रेजेंट है ये, रो 1 में और कॉलम 1 में। तो इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A1 से। दूसरा एलिमेंट रो 1 में है, तो A तो हम इसको लिखेंगे, रो 1 में है तो यहाँ लिख दिया 1, लेकिन कॉलम 2 में है तो यहाँ लिख दिया 2। ठीक है, ऐसे ये कॉलम 3 में जो प्रेजेंट होगा उसे क्या लिखेंगे, A1 3। कॉलम n में प्रेजेंट है, रो 1 में प्रेजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, A1n। सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, A21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको क्या लिखेंगे, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में A22, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में है तो A23, ऐसे ही सेकेंड रो में और n कॉलम में है तो ये क्या हो जाएगा, A2n। ऐसे ही चलते चलते अगर लास्ट रो की हम बात करें, mth रो, तो ये एलिमेंट m रो में है और फर्स्ट कॉलम में है तो AM1, m रो में है सेकेंड कॉलम में है AM2, m रो में है थर्ड कॉलम में है AM3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, m रो में है और n कॉलम में है, तो ये इस एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AMn से। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में कितने हो सकते हैं,
टोटल एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में दिखाई दे रहा है हमें कितने mn एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे, यानी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हम कर देंगे उतने एलिमेंट्स। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हो गए, टोटल एलिमेंट्स हो गए 2 इंटू 2 यानी 4। ठीक है, पहली वाली जो हमारी मैट्रिक्स थी, जैसे ये वाली मैट्रिक्स थी, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो जितनी रोज हैं इंटू जितने कॉलम्स हैं, टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, यानी 2 इंटू 3 यानी 6। ठीक है, तो ये जो हमने एक मैट्रिक्स बनाई है, सपोज एक मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख रही हूँ 1 -3 0 6। ठीक है, एक और नंबर डाल देते हैं 5 7। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। अब इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 रोज हैं, और कॉलम कितने 1 2 3, तो 2/3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, अब हमसे कोई पूछता है कि ये बताइए इसमें A2 3 इस नंबर पर कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, ये वाला एलिमेंट ढूंढकर बताइए। तो हमें पता है यहाँ पर 2 3 लिखा है, इसका मतलब हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो सेकंड रो में होना चाहिए और वो थर्ड कॉलम में होना चाहिए, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो देखते हैं हम, ये है पहली रो, ये है दूसरी रो, तो सेकंड रो में हमारा एलिमेंट होना चाहिए और थर्ड कॉलम में C1 C2 C3 और थर्ड कॉलम में होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट है वो हमें दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है 7। तो A23 क्या है यहाँ 7। A11 कोई पूछे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, वो लिखा है 1। A12 कोई पूछेगा तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में क्या लिखा है -3। A13 कोई पूछेगा तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में क्या लिखा है, वो लिखा है 5। ऐसे ही A21 की अगर हम बात करें तो हमें देखना है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा है। A22 की हम बात करें तो हमें देखना है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है। अगर हम जनरल में बात करें तो किसी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं AIJ से। ठीक है, AIJ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को। ये कौन सा एलिमेंट है, ये वो एलिमेंट है जो ith रो में प्रेजेंट है एंड jth नंबर ऑफ कॉलम में प्रेजेंट है। कोई एलिमेंट अगर ith रो में है और jth कॉलम में तो हम उसे AIJ लिख सकते हैं। जैसे A23 का मतलब क्या है कि ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को भी हम कैपिटल लेटर से तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C। और हम कैसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया एलिमेंट AIJ, एक ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर AIJ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और जिसका ऑर्डर क्या है m/n। तो इससे भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या B इज इक्वल टू क्या है BIJ, ये एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं और इसका ऑर्डर है m/n। m है नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम्स। AIJ BIJ क्या है, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर I है कि कौन सी रो में एलिमेंट है और J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी कॉलम में वो एलिमेंट है। ठीक है, ये कैपिटल A और कैपिटल B मैट्रिक्स, पूरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब ये मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों, क्या फ़ायदा क्या है, किस किस तरह की डेटाज हैं जो हम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पीछे देखा मार्क्स थे, हम उन्हें मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते थे। और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज हमें कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट गिवन है और हमें पता है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, A इज इक्वल टू 2 1 ऐसे लिख दिया। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई है, एक रो है 2 कॉलम है, तो 1/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। या फिर कैसे लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो लिखना है। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाती, ये 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। या हमें कोई ट्रायंगल गिवन है या स्क्वायर गिवन है, कोई पॉलीगन गिवन है और हमें क्या कह रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, इसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, उसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो सपोज A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 7, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ भी हैं, जो भी हैं। तो सपोज 3, और -2 कुछ भी लिख रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसको अगर हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमने एक मैट्रिक्स बना ली, तो हम क्या कह रहे हैं कि A के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे
पहली रो में, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे दूसरी रो में, सी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तीसरी रो में और डी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे फोर्थ रो में। तो लिख देते हैं 1 -1 2 3 5 7 और 3 -2। ये बन गई हमारी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे रोज हैं और 2 यहाँ पर कॉलम है। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ पे जो पहला कॉलम है वो क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा कॉलम हमें बता रहा है हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे हम इसको, ऐसे भी लिख सकते थे हम ये कहते कि ये जो कॉलम्स हैं वो हमें बताएंगे ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स, और पहली रो एक्स कोऑर्डिनेट बताएगी, दूसरी रो वाई कोऑर्डिनेट बताएगी। तो इस बार कैसे हो जाता 1 -1 और यहाँ हो जाता 2 3 और यहाँ हो जाता 5 7 और यहाँ हो जाता 3 -2। तो क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो कैसा है ये ऑर्डर्ड है। अगर हमने इस तरह से लिखा है तो ये कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं रो 1, ये कॉलम 1 बता रहा है ए के कोऑर्डिनेट्स, कॉलम 2 बता रहा है बी के कोऑर्डिनेट्स, कॉलम 3 बता रहा है सी के कोऑर्डिनेट्स और कॉलम 4 बता रहा है डी के कोऑर्डिनेट्स। रो 1 हमें बता रही है सबके एक्स कोऑर्डिनेट्स और रो 2 हमें बता रही है सबके वाई कोऑर्डिनेट्स। तो ये चीज़ें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशंस को भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और मैट्रिक्स की फॉर्म में हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम कह रहे हैं कि राम है और उसके पास 4 पेंसिल्स हैं एंड 5 पेन्स हैं उसके पास। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स से कैसे कर सकते हैं, 4 5 ऐसे लिख सकते हैं या फिर 4 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स बन गई ए। अब हम क्या कह रहे हैं कि राम ने अब और खरीद लिए, राम परचेज्ड कितने, इसने 3 पेंसिल्स और खरीद ली और उसने 2 पेन और खरीद लिए। तो उसने 3 पेंसिल और खरीदी, 2 पेन और खरीदे, तो उसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक और मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को देखकर हम इससे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हमसे कोई पूछेगा आप बताइए राम के पास टोटल कितनी पेंसिल हो गई और कितने पेन हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम दोनों मैट्रिक्स के पहले पहले एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे हमें क्या मिलेगा 4 + 3 यानी 7, और दूसरे को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 5 + 2 यानी 7। इसकी भी हम एक मैट्रिक्स बना दें। तो अब ये जो मैट्रिक्स बन गई ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये बता रही है हमें कि राम के पास टोटल पेंसिल्स अब कितनी हो गई और राम के पास अब टोटल पेन कितने हो गए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हम मैट्रिक्स में जो डेटा है वो तो है ही, उस डेटा से हम डेटा पर और ऑपरेशंस लगाकर हम और भी इंफॉर्मेशन उससे निकाल सकते हैं। जैसे राम ने जो है 3 पेंसिल्स खरीदी और 2 पेन खरीदे। ठीक है, हमें ये पता है, तो राम ने हमें पता है 3 पेंसिल्स खरीदी 2 पेन खरीदे। अब हमें दे रखा है कि जो कॉस्ट है वो एक पेंसिल की कॉस्ट है ₹5 और एक पेन की कॉस्ट है ₹10। तो इसकी भी अगर हम एक मैट्रिक्स बना दें तो इन दोनों मैट्रिक्स पर भी कुछ ऑपरेशन लगाकर हम बहुत सारी बातें पता कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर हमसे पूछ लेंगे टोटल बताइए कि उसने कितने पैसे खर्च किए, टोटल मनी उसने कितनी खर्च किए, कैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, इस मैट्रिक्स के पहले वाले रो के पहले एलिमेंट को इस दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के पहले एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर दें, प्लस दूसरे को हम इसके दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर रहे हैं हम 3 × 5 और 2 × 10 और जो भी आ रहे हैं उन्हें हम ऐड कर दें। तो ये जो अब हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा मनी स्पेंड, उसने कितने मनी स्पेंड की, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना। 3 × 5 ये तो करना है हमें, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹5 है और 3 खरीदी तो 3 × 5 ₹15 उसने खर्च किए। एक पेन की कॉस्ट ₹10 है तो उसने 2 खरीदे तो 2 × 10 यानी 20 खर्च किया, तो 15 + 20 ये हो गई उसकी टोटल मनी स्पेंड। तो मैट्रिक्स में हम और ऑपरेशंस यूज़ करके हम उससे और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तीसरी बात, और मैट्रिसेस कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होती हैं, वो यूज़ होती है क्रिप्टोग्राफी में। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है कि हम कोडेड फॉर्म में मैसेजेस भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हमें पता है आजकल हम मैसेजेस कैसे भेजते हैं, डिजिटली भेजते हैं सारी इन्फॉर्मेशन।
इन्फॉर्मेशन हम कैसे सेंड कर रहे हैं, डिजिटली सेंड कर रहे हैं। अब अगर हमने इन्फॉर्मेशन को सीधे सीधे ऐसे ही भेज दिया तो बीच में से कोई भी उस इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकता है, वो तो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स की हेल्प से पहले कोड की फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर उस कोड को हम आगे भेजते हैं। तो जब तक हैकर को हमें उसका डिकोडर नहीं पता होता तब तक वो उसको हैक नहीं कर सकता। और वो डिकोडर किसे पता होता है, सिर्फ उसे ही पता होता है जो उस मैसेज को रिसीव करता है। तो वहाँ पर भी हम मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। तो जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है उसको यूज़ करके हम सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल 1, consider the following information regarding the number of men and women workers in 3 factories, first, second and third। ये 3 फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। ये हमें बता रहे हैं कि इसमें मैन वर्कर कितने हैं, ये हमें बता रहा है वुमेन वर्कर कितने हैं। फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मैन है और 25 वुमेन है, सेकेंड में 25 मैन है, 31 वुमेन है, थर्ड में 27 मैन है और 26 वुमेन है। इस इंफॉर्मेशन को एक 3/2 मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 3/2 मैट्रिक्स यानी 3 उसमें रोज होनी चाहिए और 2 उसमें कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इन नंबर्स को एज इट इज़ लिखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, 3/2 मैट्रिक्स बनेगी। स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, 3 यहाँ पे रोज हैं और 2 यहाँ पे कॉलम्स हैं, तो 3/2 मैट्रिक्स है। अब यहाँ पूछ रहे हैं व्हाट इज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो ये R3 और सेकेंड कॉलम में जो एंट्री लिखी हुई है C2 यानी ये जो 26 लिखा हुआ है, ये 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट रो हमें बता रही है फर्स्ट फैक्ट्री में कौन कौन, कितने कितने वर्कर्स, कितने मैन कितने वुमेन। सेकेंड रो हमें बता रही है सेकेंड फैक्ट्री में कितने कितने मैन कितने वुमेन। थर्ड रो हमें बता रही है थर्ड फैक्ट्री के बारे में। कॉलम 1 हमें बता रहा है मैन कितने हैं, कॉलम 2 हमें बता रहा है वीमेन कितनी है। तो थर्ड रो बता रही है थर्ड फैक्ट्री और कॉलम 2 बता रहा है वीमेन कितनी है। तो ये जो 26 है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ वीमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री थर्ड। थर्ड फैक्ट्री में कितने वीमेन वर्कर्स काम कर रही हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। ये क्या बता रहा है, 30 जो लिखा हुआ है ये हमें बता रहा है फर्स्ट फैक्ट्री में कितने मैन वर्कर। 25 बता रहा है फर्स्ट फैक्ट्री में कितने वीमेन वर्कर। ये 25 बता रहा है सेकेंड फैक्ट्री में कितने मैन वर्कर। ये 31 बता रहा है सेकेंड फैक्ट्री में कितने वीमेन वर्कर। और ये 27 हमें बता रहा है थर्ड फैक्ट्री में कितने मैन वर्कर। इसी क्वेश्चन में अगर हमें कहा जाता है 2/3 मैट्रिक्स बनाकर इस इंफॉर्मेशन को शो कीजिए, तब हम क्या कर सकते थे, ऐसे बना सकते थे। हमें 2/3 मैट्रिक्स चाहिए थी, इसमें 2 रोज चाहिए थे, तो हम ऐसे बना देते, पहली रो मैन को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी रो वीमेन को रिप्रेजेंट करेगी। 3 कॉलम चाहिए, तो पहला कॉलम फैक्ट्री फर्स्ट, दूसरा कॉलम फैक्ट्री सेकेंड, तीसरा कॉलम फैक्ट्री थर्ड। तो हम कैसे लिख सकते थे, फैक्ट्री फर्स्ट में मैन कितने हैं 30 है, वीमेन कितने हैं 25 है। फैक्ट्री सेकेंड में कितने कितने हैं 25 और 31। और फैक्ट्री थर्ड में कितने कितने हैं 27 और 26। तो ये हम 2/3 मैट्रिक्स की फॉर्म में भी इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। टोटल 8 एलिमेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होता है, m इंटू एन। m जहाँ पर है नंबर ऑफ रोज और n है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमें पता है अगर हमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज पता करने कितने कितने हो सकते हैं मैट्रिक्स में, तो वो उसका प्रोडक्ट 8 के बराबर यहाँ पर हमें चाहिए, यानी 8 के फैक्टर्स में से ही हमें ये m और n की वैल्यू मिलेगी। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 8 हो सकता है, 8 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 4 हो सकता है या 4 इंटू 2 हो सकता है। तो या तो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/8 होगा या 8/1 होगा या 2/4 होगा या 4/2 होगा। ये 4 ऑर्डर्स की हमारी मैट्रिक्स हो सकती है। कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। एक 3/2 मैट्रिक्स हमें बनानी है, यानी 3 तो उसमें चाहिए हमें रोज, ठीक है, और 2 हमें चाहिए उसमें कॉलम्स। ठीक है, 3/2 मैट्रिक्स, ये R1 ये R2 ये R3 और 2 कॉलम चाहिए C1 C2। तो जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं उनको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। ये पहला एलिमेंट जो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A11 से। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी A22, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी A31 और थर्ड रो सेकेंड कॉलम यानी A32। ये एलिमेंट्स इसमें होंगे। ये 1 1 ये क्या है, ये I, और यहाँ पर अगर हम बात करें A11 की, इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, यानी इसके लिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। तो वो वैल्यूज़ हम इस रिलेशन में पुट करके A11 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी, 1/2 मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1 यानी 3, यानी 1/2 इंटू मॉड ऑफ -2 यानी 2/2, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स में जो पहला एलिमेंट है, जो यहाँ पर A11 की जगह तो हम लिख देंगे 1। उसके बाद देखते हैं दूसरा A12, ये क्या होगा, यहाँ पे I है हमारा 1 और J है हमारा 2, पुट कर देते हैं इसमें 1/2 और I की जगह 1 रख दिया, इसकी जगह 2 रख दिया, क्या आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, तो A12 यानी ये हो गया हमारा एलिमेंट 5/2। ऐसे निकालते हैं A21, यहाँ पर I की जगह 2 रख देंगे, J की जगह 1 रख देंगे, तो 1/2 I हो गया हमारा 2 माइनस J की जगह 1 रखा तो 3, तो ये आ गया हमारा 2 माइनस 3 यानी -1 का मॉड यानी 1, तो ये आ गया 1/2। और A22 निकालते हैं, I भी 2 है, J भी 2 है, तो 1/2, 2 माइनस 3 2 6, कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 4, मॉड किया 4/2 यानी 2, तो यहाँ पर आ गया 2। फिर निकालते हैं A31, तो I है हमारा 3, J है हमारा 1, पुट कर देते हैं इस रिलेशन में, 3 माइनस 3 ये तो 0 ही हो गया। और ऐसे A32 ये कितना आ गया, I यहाँ पर 3 है, J यहाँ पर 2 है, तो ये हमारा आ गया 1/2, 3 माइनस 6 यानी ये आ गया 3/2। तो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस कितनी कितनी तरह की हो सकती हैं। तो सबसे पहले आती है रो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, एक ही रो है, रो मैट्रिक्स है। 1 2 रो मैट्रिक्स है, sin x cos x tan x, एक ही रो दिखाई दे रही है, तो रो मैट्रिक्स है। ऑर्डर केस मैट्रिक्स का एक रो एक कॉलम 1/1, एक रो दो कॉलम 1/2, इसका क्या दिखाई दे रहा है ऑर्डर 1/3। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि रो इसमें हमेशा एक ही होगी, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, m तो 1 ही होगा, n कुछ भी हो सकता है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/n। ऐसी कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा, जैसे ये हमने लिख दिया, या फिर 1 2 ऐसे हमने लिख दिया, या sin x cos x tan x ऐसे हमने लिख दिया। दिखाई क्या दे रहा है, तीनों में कॉमन बात, सिर्फ एक ही कॉलम है। इसमें हमें एक रो और एक कॉलम दिख रहा है, यानी 1/1 मैट्रिक्स है ये। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, दो रो है और एक कॉलम है, यानी 2/1 मैट्रिक्स। तीन रो है एक कॉलम है, 3/1 मैट्रिक्स। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम जनरल में देखें तो क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो n तो हमेशा 1 होगा और m कुछ भी हो सकता है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m/1। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, जहाँ पर m और n इक्वल होगा उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे 2 1 3 -5, इसमें हमें दिख रहा है दो ही रो हैं और दो ही कॉलम है, तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे तीन ही रो हो और तीन ही कॉलम हो, चार ही रो हो चार ही कॉलम हो, तो वो सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इन्हें हम बोलते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं तो हमें पता है कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो डायगोनल के एलिमेंट से मतलब क्या है, अगर हम एक मैट्रिक्स बनाएं, यहाँ पर सपोज एक 3/3 मैट्रिक्स बनाते हैं, हमें पता है इसके एलिमेंट्स क्या हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये इसको एलिमेंट्स को जनरल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं AIJ से, ये भी हमें पता है। तो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए I और J इक्वल है, A11 A22 और A33।
इनके अलावा किसी भी एलिमेंट में i और j इक्वल नहीं है। तो इन एलिमेंट से ये जो डायगनल बन रहा है, ये जो बन रहा है, इसे हम कहते हैं, ये हमारी मैट्रिक्स का डायगनल। ये सारे कैसे एलिमेंट्स हैं? ये डायगनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो डायगनल एलिमेंट्स कौन से हैं? जहाँ पर i और j इक्वल है। बाकी सब कैसे हैं? नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं। तो डायगनल मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? जहाँ पर सारे सिर्फ डायगनल पर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी जहाँ जहाँ पर भी नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो है। जैसे एक मैट्रिक्स अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 1 2 3 और बाकी सारी जगह क्या लिख दें? यहाँ पर ज़ीरो लिखते हैं, 0 0 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स बन गई 3x3 ऑर्डर 3 की, ये क्या है? ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। हमें दिख रहा है सिर्फ डायगनल पे ही नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हैं। तो i अगर j के इक्वल है तो हमें पता है कि जो aij है दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अगर i और j इक्वल नहीं है तो यहाँ हमें क्या पता है कि aij ज़ीरो है। ऐसे सारे एलिमेंट्स जहाँ पर i और j इक्वल नहीं है वहाँ पर वो सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। सिर्फ वो एलिमेंट्स जो डायगोनल में प्रेजेंट हैं जहाँ पर i और j इक्वल है वो एलिमेंट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर जीरो हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स सेम हैं। जैसे डायगोनल पे हमने लिख दिया 2 2 2 और बाकी सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? वो तो ज़ीरो हैं। ये एक ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमें दिख रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स तो है क्योंकि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि अगर i j के इक्वल है तो aij क्या है? कोई कांस्टेंट है। a11 a22 a33 सब क्या है? 2 के बराबर है, सब किसी k के बराबर है। और i के j के इक्वल नहीं है तो aij हमारा ज़ीरो है ही। ठीक है, तो ये है स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? एक तरह की स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल पर वन प्रेजेंट है। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो वन है। यानी अगर i j के इक्वल है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो aij क्या है? यहाँ पर वन है। और अगर i j के इक्वल नहीं है तो aij क्या है? तब aij ज़ीरो है। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ये हमने एक बना दी 1 1 0 0, ये क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए वो। और हमने क्या बना दिया? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये क्या है? ये ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम कैपिटल I 2 यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2। I 3 यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3। ठीक है, फिर आती है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ये नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो ही हैं। जीरो के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें। aij इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल i एंड j। तो उसे हम क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स उसको हम बोलते हैं। इसको हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। इक्वल मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिसेस को हम कब कहेंगे कि ये इक्वल है? सबसे पहले तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए ताकि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो, और दूसरा उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं A11 A12 A21 A22। ठीक है, ऑर्डर है इसका 2/2। एक और मैट्रिक्स है हमारे पास B, इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है B11 B12 B21 B22 और इसका भी ऑर्डर है 2/2। तो ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, जितनी रोज इसमें उतनी रोज इसमें, जितने कॉलम इसमें उतनी कॉलम इसमें। साथ ही साथ में क्या होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। इसका मतलब क्या है? A11 इक्वल होना चाहिए B11 के, A12 इक्वल होना चाहिए B12 के, A21 इक्वल होना चाहिए B21 के और A22 इक्वल होना चाहिए B22 के। यानी जनरल में अगर हम कहें तो aij इक्वल होना चाहिए bij के फॉर ऑल i एंड j। ठीक है, तो ऐसी दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे 2 3 4 5 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 2 3 4 5 ही होना चाहिए। एग्जाम्पल करके देखते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड क्या कह रहे हैं। इसमें ये दो मैट्रिसेस हमें इक्वल दे रखी हैं, तो हमें A B C X Y Z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बहुत ईजी है। ये मैट्रिसेस इक्वल है, इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। यानी x + 3 किसके इक्वल है?
A11 है यहाँ पर, ये B11 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, यानी x हमारा आ गया -3। ऐसे z+4 ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 6 के, तो z हमारा आ गया 6 - 4 यानी 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 2y - 7 इक्वल है 3y - 2 के। 2y - 7 दिस इज इक्वल टू 3y - 2 के। सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो 2y - 3y यानी -y दिस इज इक्वल टू -2 + 7 यानी 5। तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, y की वैल्यू -5 निकल कर आ गई। ठीक है, -3 x हो गया -3, z हो गया 2 और y हमारा हो गया -5। और देखते हैं आगे, a - 1 किसके इक्वल होगा, -3 के, इसका कॉरस्पॉन्डिंग यही है। a - 1 इक्वल टू -3 यानी a की वैल्यू आ गई -3 + 1 यानी a आ गया हमारा -2। b - 3 अपने कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल यानी b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4। सॉल्व कर लेते हैं इसे, b - 2b यानी -b इज इक्वल टू 4 + 3 यानी 7। तो b हमारा आ गया -7। और ऐसे ही 2c + 2 ये किसके इक्वल है, 0 के। 2c + 2 इज इक्वल टू 0 यानी 2c इज इक्वल टू -2। इसका मतलब c की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ भी हमें दो मैट्रिसेस दे रखी है, इक्वल दे रखी हैं, तो हमें पता है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो 2a + b ये किसकी इक्वल है, 4 के, और a - 2b ये इक्वल है -3 के। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, 5c - d ये इक्वल है 11 के, और 4c + 3d ये किसके इक्वल है, 24 के। तो ये दो इक्वेशंस हमें यहाँ a और b में बनती हुई दिखाई दे रही हैं वेरिएबल्स में। ये दो इक्वेशंस हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं c और d वेरिएबल्स में। हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पर c और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4a + 2b इज इक्वल टू 8। अब दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं ऐड। ठीक है, तो ये बन गया 5a, ये तो कैंसिल ही हो गया, और -3 + 8 ये क्या आ जाएगा, 5। तो a की वैल्यू तो हमारी निकल कर आ गई 1। ठीक है, b की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, a - 2b इज इक्वल टू -3 यानी 1 - 2b इज इक्वल टू -3। तो -2b इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू आ गया 2, a आ गया 1 और b आ गया 2। ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं c और d के लिए। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ये किस में चेंज हो जाएगी, 15c - 3d इज इक्वल टू 33, और फिर कर देते हैं इन दोनों को ऐड। ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ गया 19c और यहाँ पर क्या आ गया 57। तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, 57/19, तो ये आ गया हमारा 3। किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, 5c - d इज इक्वल टू 11 यानी 5 × 3 - d इज इक्वल टू 11। इसका मतलब क्या हो गया, 15 - d हो गया 11। तो d हमारा आ गया 15 - 11 यानी d की वैल्यू आ गई 4। तो c 3 है, d 4 है, a 1 है और b 2 है। ठीक है, इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चन हैं। तो ये तो थे, हमने पढ़े थे अभी बेसिक कंसेप्ट्स। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस यानी दो मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम मैट्रिसेस पर किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जो हमने आज पढ़ा है उसके नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, आप जाएंगे वीडियो के नीचे जहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, वहाँ पर एक लिंक आपको मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।